वो फॉर्मूला देखते हैं, वो मैजिकल फॉर्मूला देखते हैं जिसमें आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ये मोल दिया हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी पूछे और मोल दिया हो तो क्या सिखाया था अभी। और किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी खोपड़ी पे चार्ज, तो कितना है +3, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। अब देखिए इसी क्वेश्चन में, ये जो भी क्वेश्चन बना होगा आपके एग्जाम में, इसमें कोई बोल दे कि हमें 54 ग्राम के इतना कॉन्सेंट्रेशन लेके हमने ऐसा खेल खेला था। क्लियर? तो जब सॉल्व करोगे तो 20 ग्राम कैल्शियम पाने के लिए हमें 1 फैराडे की बिजली खर्च करनी पड़ेगी। कुछ भी पूछ ले आप तुरंत आंसर दे दोगे, तो ये भी एक तरीके से आपके लिए मैजिकल फॉर्मूला बन गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है वो देख लो, और वो देख लो वही बन जाता है इनफैक्ट। आपसे वॉल्यूम पूछा है, पहले हम लोग वेट निकाल लेंगे, वेट के बाद मोल निकाल लेंगे, मोल से हमें वॉल्यूम पता लगे। तो इलेक्ट्रॉन का खेल है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का खेल है, इलेक्ट्रॉन का खेल जिंदा, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग खत्म होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड लास्ट न्यूमेरिकल पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ पर बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे स्ट्रेटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स इस सेशन में कवर होने वाला है। लेकिन इस यहां पर फैराडेज फर्स्ट लॉ को स्टार्ट करने से पहले आपकी एक स्ट्रेटेजी जरूर क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस फैराडेज लॉ में आपसे पूछे जाएंगे। तो देखो, उसकी स्ट्रेटेजी क्लियर कर लो, उसका आइडिया क्लियर कर लो कि यहां पर जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको देखो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो आपको ये एक सॉल्ट सोल्यूशन भर के देगा, जैसे हमने कह दिया कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर के रखा हुआ है। अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भर के रखा हुआ है तो इसका मतलब यहां पर आपके पास Cu+2 आयंस होंगे और सल्फेट आयन होगा। ठीक है भाई, ये दिया जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि इसमें एक इलेक्ट्रोड डुबाओ, तो हमने कहा चलो हमने एक इलेक्ट्रोड डुबाया। उसने कहा कि कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबा देना, हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबा दिया। अब देखिए यहाँ पे फैराडेज लॉ में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ये बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना Cu+2 आयन, ये जो मेटल आयन है, कितना मेटल आयन इस कॉपर के इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा, आपसे ये पूछा जाएगा। इसकी क्वांटिटी पूछी जाएगी, या हो सकता है आपसे मास पूछ ले, या हो सकता है आपसे मोल पूछ ले कि कितना ये मेटल आयन उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होगा। तो सीधी सी बात, एक पॉइंट यहां से क्लियर कर लेना कि भैया इस इलेक्ट्रोड पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, जितनी बिजली पहुंचेगी, चार्ज पहुंचेगा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी, जितनी बिजली पहुंचेगी उतना ही इसका मास उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट का मतलब मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, पूरे सेशन में मैंने बोला है कि डिपॉजिट का मतलब आप निकालेंगे रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। तो कितना रिड्यूस होगा, कितना जाके ये जो Cu+2 है वो जाके कॉपर प्लेट पे चिपकेगा, कितना ये Cu+2 कॉपर बनेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना आप उसके अंदर चार्ज पास कर रहे हो। क्लियर हो गया? कितनी बिजली उसके अंदर पहुंच रही है। तो ये बेसिक आइडिया है जो कि आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो आपने सुना वो फैराडेज फर्स्ट लॉ ही था। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि उस इलेक्ट्रोड पर कितना मेटल डिपॉजिट होगा, वही मेटल आयन कितना डिपॉजिट होगा। जब वो मेटल आयन जाएगा तो जा करके कॉपर ही तो बनेगा भाई। यहां पर यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा होगा, यहाँ पे खुद देख लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Cu+2 इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस होकर कॉपर ही तो बनाएगा। तो यही बोल रहा है कि कितना इसके ऊपर जाके मेटल बनेगा, कितना मेटल चिपकेगा, कितना मेटल जाके डिपॉजिट होगा, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस इलेक्ट्रोड पर आप कितना चार्ज पास कर रहे हो। क्लियर? तो यहां से समझ में आ गया फैराडेज फर्स्ट लॉ कि कितना वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्या चार्ज पास कर रहे हो। क्लियर? तो चार्ज को किससे दिखा रहे हैं हम इस सेशन में, Q से। तो W प्रोपोर्शनल टू Q। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेके आते हैं Z, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अभी तक हमारा फॉर्मूला कहां पहुंच गया, W = ZQ। हमें भी पता है कि ये जो चार्ज होता है, चार्ज, ये चार्ज कुछ और नहीं, करंट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई होता है। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I × T। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला अब पहुंच गया है। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है, कोई पूछे तो कहना W = Z। क्या बोलोगे, W = Z, W = Z, W = Z। ये आपका तैयार हो गया फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्लियर? यहां पे लेकिन देखो एक शर्त भी है, वो शर्त अगर फॉलो नहीं किए तो एक का भी आंसर आपके पास नहीं आने वाला। शर्त ये है कि जो ये करंट दिया है ये मस्ट बी इन एम्पियर। सपोज आपको वहां क्वेश्चन में करंट मिली एम्पियर में देगा तो पहले भैया उसको कन्वर्ट करके एम्पियर में कर लेना। ठीक है? अब देखो टाइम मस्ट बी इन सेकेंड। टाइम अगर मिनट में दिया है, आवर में दिया है, घंटे में दिया है, दिन में दिया है, तो भाई उसको पहले सेकंड में चेंज कर लेना, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और कैसे हम चेंज करते हैं अभी हम न्यूमेरिकल के साथ सीखेंगे। तो आइए एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा तेज बनते हैं।
यहां पर एक पॉइंट और क्लियर करना है आपको, वो भी पॉइंट देख लो। देखो भाई, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। ये पॉइंट, ये तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पर कोई भी आपसे पूछे कितना चार्ज होता है तो 96500 कूलम होता है। ये लमसम वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96486। क्लियर? लेकिन इसको कैलकुलेशन जल्दी हो जाए इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं 96500 कूलम। ठीक है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इतना कूलम। और इतने कूलम के चार्ज को हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो फैराडे भी चार्ज की यूनिट होती है जैसे ये कूलम होता है। क्लियर हो गया? तो 96500 कूलम बोलूं तो समझ लेना 1 फैराडे, 1 फैराडे बोलूं तो समझ लेना 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 2 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 3 फैराडे। ऐसे बोलना है इस सेक्शन में। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपको बोलना सीखना है, जितना अच्छा बोल लोगे उतनी जल्दी जल्दी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा? Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ जाइए, ये Na+ कहां का होगा? सोल्यूशन का होगा। वो ऊपर से बिजली आ रही होगी उस इलेक्ट्रोड पे, ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके उस मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा, उस मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर देखो, Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? सोडियम सॉलिड। आपकी रिएक्शन बस ऐसे बनाना है कि कोई आयन देगा तो समझ लेना बिना आयन का बनाना है, बस ये टारगेट होना चाहिए। आपको मैंने Na+ दिया तो Na+ में कितना है भाई? 1+ चार्ज है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na सॉलिड में। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग इस तरह नहीं बोलते हैं, ये हम लोग घर पे बोलते हैं कि एक Na+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। केमिस्ट्री में हमें मोल के टर्म्स में बोलना पड़ता है, तो मोल के टर्म्स में बोलिए। जब यहां मोल बोलेंगे तो यहां भी मोल बोलने लगना। देखो, एक Na+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 1 मोल Na+, 1 मोल Na+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितनी बिजली भैया? 1 फैराडे की बिजली हो गई। क्लियर? और यहां देखिए, जब ये 1 मोल Na+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 मोल ये सोडियम बनेगा, 1 मोल सोडियम सॉलिड बनेगा। तो 1 मोल सोडियम, 1 मोल का मास मोलर मास, 1 मोल का मास मोलर मास। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है? सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम। अब देखिए कैसा क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा 23 ग्राम सोडियम बनाने के लिए हमें कितनी बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग? तो भैया 23 ग्राम का मतलब ही तो 1 मोल होता है। 1 मोल Na, और 1 मोल Na के लिए आपने देख तो लिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बिजली चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना बिजली होता है भैया? 1 फैराडे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 96500 कूलम। आपसे फैराडे में पूछे, कूलम में पूछे, कन्वर्जन तो आप कर ही लोगे। तो ध्यान से देखो, 1 मोल Na+ को 1 मोल Na में 1 मोल Na बनाने के लिए हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे की बिजली चाहिए। अब आपसे चाहे 1 मोल पूछे चाहे 23 ग्राम पूछे, एक ही बात है। क्लियर? तो 23 ग्राम सोडियम बनाने के लिए इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 फैराडे की बिजली की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो 1 मोल Na+ को रिड्यूस करने के लिए 1 फैराडे का चार्ज लगेगा। चार्ज मतलब इतनी बिजली लगेगी। अब आइए इस भाई साहब को देखिए, यहां क्या है? 1 मोल Mg+2 है। पहले एक करके बात करो कि 1 Mg+2 है, तो 1 Mg+2 ये चार्ज वाले को बिना चार्ज वाला बनाना है। तो यहां 2+ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपका Mg बिना चार्ज वाला मिल जाएगा, Mg मेटल। मोल के टर्म से बोलिए, 1 मोल Mg+2, 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 2 फैराडे। तो 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करके 1 मोल Mg बनाने के लिए, 1 मोल Mg बनाने के लिए हमें कितनी बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी? 2 फैराडे। अच्छा, ये Mg का मोलर मास क्या होता है भाई? 24 ग्राम होता है कि नहीं होता है? तो 1 मोल का मास मोलर मास। तो आपसे 1 मोल Mg ना बोल के आपसे कह देगा 24 ग्राम Mg चाहिए इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो कितनी बिजली लगेगी? 2 फैराडे की बिजली लगेगी, सीधा। तो इलेक्ट्रॉन का खेल देखो और उसको फैराडे में बोल दो। अब मान लीजिए कहीं 3 इलेक्ट्रॉन लग रहा होगा तो आप बोलना कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो 3 फैराडे की बिजली चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना है। तो यहां क्या लिखा है? 1 मोल Mg+2 को रिड्यूस करने के लिए 2 फैराडे की बिजली लगेगी। क्लियर पॉइंट? तो 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। अब आइए, और अभी आपको आगे आगे सारे फटाफट हम आपको आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग जो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब फटाफट हम लोगों को तेज बनना है और सारा अटैकिंग मोड में आना है। यहां पूरे के पूरे सेशन में यही होने वाला है भाई। एक आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाएगा। सपोज हमने आज जो है इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे कहा कि कॉपर सल्फेट भरा हुआ है, ठीक है।
अब कॉपर सल्फेट भरा हुआ है और इसमें हमने कहा कि कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप कर दो, कर दिया भाई। अब आपको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट दिखे उसको तुरंत ब्रेक कर देना है। कैसे ब्रेक हुआ? Cu+2 और सल्फेट आयन में, और यहां पर इस मेटल आयन को, मतलब मेटल को उसके चार्ज के साथ पकड़ के ले आना है। पकड़ के ले आया, आपके हाथ क्या लगा? जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा उसमें मेटल आयन को बाहर कर लो चार्ज के साथ में, मेटल को। क्लियर? तो वही आपके हाथ आ गया है, तो Cu+2 आ गया, Cu+2 तुरंत यहां पे लिखा। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि ये चार्ज वाला मिला है तो पक्का ये क्या होगा? एक्वस है। तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि चार्ज वाले को बिना चार्ज वाले में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और बिना चार्ज वाले मेटल को हम लोग पक्का सॉलिड बोलते हैं, ये सब अंदर सीखे हुए हैं। तो बिना चार्ज वाले को आपको क्या कर देना है? बिना चार्ज का बना देना। अब ये बताओ ये प्रोसेस होगा कैसे? तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत सिंपल है, 2 इलेक्ट्रॉन खिला दो, 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा, तुरंत Cu में रिड्यूस हो जाएगा, Cu बन जाएगा आपका Cu सॉलिड बिना चार्ज वाला, बन गया। अब इसको एक एक करके मत बोलो, इसको मोल के टर्म्स में बोलो। तो यहां पे क्या है? 1 मोल Cu+2 है, क्योंकि यहां देखो आगे क्या लिखा है 1, तो 1 बोलो। 1 मोल Cu+2 है, और यहां क्या मिल रहा है? यहां भी देखो आगे 1 है, तो यहां भी बोल देना 1 मोल कॉपर, ठीक है। 1 मोल का मास मोलर मास, और कॉपर का मोलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास 63.5 ग्राम। क्लियर? अब आपसे ये कह रहा है कि 63.5 ग्राम कॉपर बनवाने के लिए हमें इसके अंदर कितनी बिजली देनी पड़ेगी? कितनी बिजली देनी पड़ेगी ये पूछ रहा है। मतलब इस मेटल के ऊपर 1 मोल कॉपर बनवाना है एक्स्ट्रा, जितना कॉपर है सो है। अब इसमें 1 मोल कॉपर और डिपॉजिट कराना है, 1 मोल कॉपर और चढ़वाना है इसके ऊपर। प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मोल कॉपर हमें और चढ़वाना है इसके ऊपर, तो 1 मोल कॉपर और चढ़वाना है। तो ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देखो, 1 मोल Cu+2 को 1 मोल Cu में रिड्यूस करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 2 फैराडे। मतलब आपको 2 फैराडे की बिजली का अरेंजमेंट करना है, 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। तो जब आप 2 फैराडे की बिजली का अरेंजमेंट इसके अंदर 2 फैराडे की बिजली डालोगे तो 1 मोल कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, इक्विवेलेंट मास, तुल्यंकी भार। ये आप मोल कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, वो आप यहां भी बता सकते हैं कि सपोज आपसे Cu+2 का बोल दे कि भाई इक्विवेलेंट मास बताओ, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मोलर मास 63.5 अपॉन 2 कर दोगे तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। लेकिन यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी कि आप फैराडे के टर्म्स में कुछ बोलिए, वो क्वेश्चंस में चाहिए, हमें आगे चाहिए, आगे कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा। लेकिन अभी से बोलना स्टार्ट कर दो, 1 फैराडे की बिजली पास करने पर जितना मास डिपॉजिट होता है वो उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। 2 फैराडे की बिजली पास करने पे इतना हुआ, तो जब बिजली आधी कर दी तो ये भी तो आधा डिपॉजिट होगा, 63.5/2 ग्राम। तो अब आपसे कोई भी बोल दे कि 1 फैराडे की बिजली पास करने पर जितना मास डिपॉजिट होगा वही इसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। क्लियर? 1 फैराडे की बिजली पास करने पर जितना मास डिपॉजिट होगा, 1 फैराडे की बिजली पास करने पर जितना मास डिपॉजिट होगा वो इसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और बना के देते हैं आपको, दूसरा देखो यहां पे, सपोज आपके हाथ लग गया Al+3। अब Al+3 लग गया तो आपका टारगेट होना चाहिए इसको हमें Al में बिना चार्ज में बनाना है। बिना चार्ज को क्या बोलते हैं? सॉलिड। और ये क्या है? एक्वस। पक्का ये हमें सोल्यूशन से मिला होगा, ठीक है। अब क्या करोगे? सभी लोग जानते हैं इसमें क्या करना है। अरे भाई 3 इलेक्ट्रॉन खिला दो, क्योंकि 3 ही प्लस साइन है तो 3 इलेक्ट्रॉन खा ले, 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा Al में बन जाएगा। अब इसको मोल के टर्म्स में बोलो, 1 मोल Al+3, 1 मोल Al+3 को 1 मोल एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे का चार्ज, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे 3 फैराडे का चार्ज। 3 फैराडे के चार्ज की व्यवस्था कर लो, इतनी इलेक्ट्रिसिटी की अरेंजमेंट कर लो तो आपको 1 मोल एल्युमिनियम मिल जाएगा। सर 1 मोल का मास, मोलर मास, एटॉमिक मास, तो Al का एटॉमिक मास क्या होता है? 27 ग्राम। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि 27 ग्राम एल्युमिनियम पाने के लिए कितनी बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 फैराडे। ऑप्शन में हो सकता है कि 3 फैराडे लिखा हो या ये लिखा हो, तो समझ लेना क्या है, या तो कुलम में देगा या तो फैराडे में देगा। और 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 96500 कुलम के बराबर। क्लियर? अब देखिए, इसी क्वेश्चन में, ये जो भी क्वेश्चन बना होगा आपके एग्जाम में, इसमें कोई बोल दे कि हमें 54 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए। अरे भाई 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे की बिजली खर्च हो रही है, तो इसका डबल हो रहा है ना, 27 से 54 हो रहा है, तो 54 के लिए इसका डबल कर दो तो 6 फैराडे आंसर आ जाएगा। क्लियर? 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे, तो उससे डबल 54 ग्राम के लिए इधर भी डबल कर देना, 6 फैराडे की बिजली हमें चाहिए होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, 2 क्वेश्चन आप जरा इससे एनसीईआरटी से भी देख लो। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमें 54 ग्राम एल्युमिनियम
डिपॉजिट करवाना है फ्रॉम, जो इलेक्ट्रोलाइट दिया है वो Al2O3 दिया है, तो हमसे पूछ रहे हैं कितने फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये पूछा था, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है भाई, Al2O3 को तोड़ लेना है, Al2O3 को तोड़ लो, तो इसके अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, 2Al+3 बैठा हुआ है, ठीक है, और 3O-2 बैठा है, जो मेटल बैठा है उसको ले आओ। यहाँ कोई जरूरी नहीं है 2 के साथ लाने का, यहाँ Al+3 ले आओ, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड लाइन बनानी है। तो चलिए Al+3 का खेल शुरू करते हैं। Al+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, क्लियर, इसको तुरंत सॉलिड लिख दो, इसको एक्वस लिख दो। अब ये बताओ कि अगर आपको 1 मोल एल्युमिनियम 1 मोल Al चाहिए, मतलब 27 ग्राम एल्युमिनियम चाहिए, तो कितनी बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं ना, देखो ये पुराना वाला क्वेश्चन ही है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे की बिजली दोगे तो 27 ग्राम एल्युमिनियम मिल जाएगा। आपको एक स्टैंडर्ड लाइन मिल गई कि 3 फैराडे की बिजली खर्च करेंगे तो 27 ग्राम मिल जाएगा। तो अब आपसे कह रहे हैं नहीं, हमें 54 ग्राम चाहिए, ये लो 54 ग्राम के लिए कितनी बिजली की व्यवस्था चाहिए, 6 फैराडे। तो ये हो गया आपका आंसर। यहां ये कोई जरूरी नहीं है 2 के साथ लेके आने का, जब इसमें 2 करोगे तो यहां भी 2 होगा, वहां भी 2 होगा, बात तो वही आएगी। देख लो यहाँ 6 फैराडे पे यहाँ डबल कर दोगे 54 हो जाएगा, आप समझ रहे हो, 6 फैराडे पे 54 हो गया, 6 फैराडे आपका आंसर बन जाएगा, सीधी सी बात। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेटल को, सिंगल मेटल को उसके आयन के फॉर्म में चुरा करके ले आना है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और है, आपसे कहता है कि हमें आपसे कह रहा है हमें 20 ग्राम कैल्शियम, ये भी एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ठीक है, 20 ग्राम कैल्शियम हमें चाहिए फ्रॉम, इलेक्ट्रोलाइट दिया है हमें CaCl2, कहता है कितनी बिजली की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तुरंत आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद मेटल को उसके आयन के फॉर्म में चुरा के ले आना है। तो ये मेटल Ca+2 के फॉर्म में टूट के आ रहा है, तो आपके हाथ लगा Ca+2, तुरंत लिखिए Ca+2, फिर तीर बनाइए और इधर लिख दीजिए कैल्शियम। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बन गया आपका रिएक्शन। यहां क्या मिल रहा है आप देख सकते हैं, 1 मोल Ca मिल रहा है, 1 मोल Ca, और 1 मोल किसी भी चीज का मास उसका मोलर मास होता है, तो कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम, हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम पाने के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितनी बिजली होती है भैया, 1 फैराडे के बराबर, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया, 2 फैराडे। जब आप 2 फैराडे की बिजली खर्चा करेंगे तो आपको 40 ग्राम कैल्शियम मिलेगा। ये कह रहा है नहीं भाई, हमें तुम इतना बताओ 20 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम कैल्शियम के लिए हमें कितनी बिजली खर्च करनी है। तो भाई इधर आधा कर रहे हो तो इधर भी आधा कर दो, 1 फैराडे की बिजली ले आओ, हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया आंसर कि 20 ग्राम कैल्शियम पाने के लिए हमें 1 फैराडे की बिजली खर्च करनी पड़ेगी। आइए नेक्स्ट 3 क्वेश्चन धड़ाधड़ फोड़ेंगे, वो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ये देखो ये 3 के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस एक चीज याद रखिए कि भाई किसी तरह इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी ले आइए। कितने इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी हो रहा है उसी से सारे आंसर मिल रहे हैं। अभी तक आपने देखा था 2 मोल इलेक्ट्रॉन आया था, 2 फैराडे आंसर बन गया था, 3 मोल इलेक्ट्रॉन आया था, 3 फैराडे आंसर बन गया था। तो बस इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी आपको देखना है। और दूसरा, रिएक्शन पैटर्न जब भी दिया हो तो ये चीज, एक चीज ध्यान रखना कि भाई वो जो भी रिएक्शन दिया हुआ है वो बैलेंस होना चाहिए, पक्की तरीके से बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे Mn से Mn की जानकारी मांग रहे थे, इधर भी एक Mn है उधर भी एक Mn है, ठीक है, हम इसको बैलेंस मान लेंगे, भले ही ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ देखिए 2 Cr है और यहाँ एक ही Cr दिया, तो आपको तुरंत ऐसे बैलेंस कर लेना इसको। यहाँ पे देखिए C6H5NO2 है, इसका इससे रिडक्शन हो रहा है तो C6H5NH2 बन रहा है। NO2 जब भी रिड्यूस होता है एसिडिक मीडियम में तो क्या बनाता है, NH2, और साथ में ये रिएक्शन दिया है। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, आप खुद देख सकते हैं भाई, C6H5 तो इतना तो ये तो भाई है ही है पहले से। यहां पे देखिए 2H और ये 4H, 6H इस साइड एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 6H प्लस होना चाहिए। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद ही आप कोई बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका खेल, बस आप इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी देखिए और समझ जाइए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, यहां देखो चार्ज दिया Mn पे, यहां Mn पे चार्ज हमें पता नहीं चल रहा है, तो तुरंत यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का निकाल लीजिए। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, +7 आएगा। सभी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता ही होगा भाई। ये देखो Mn, ठीक है, +4, ऑक्सीजन का होता है -2, और पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज है, -1, तो इधर कर दिया। तो Mn यहां सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा +7, कोई तकलीफ नहीं। तो Mn +7 से किसमें खेल रहा है, +2 में। तो Mn +7 से +2 में कैसे बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। कैसे बनेगा भाई, Mn +7 है मतलब 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जब Mn इस पार गया तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब पक्का इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ठीक है। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन दिखे उसको तुरंत आप बोल दीजिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे कन्वर्जन कराने के लिए आपको 5 मोल इलेक्ट्रॉन की बिजली लानी पड़ेगी। अब 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 5 फैराडे की बिजली व्यवस्था करनी है, तो इसके चार्ज का आंसर क्या बन गया, 5 फैराडे। ऐसा काम कराने के लिए 5 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए।
Cr2 7 -2 से Cr+3। जब यहां Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा +6। तो यहां चेंज देखो कितना हो रहा है +6 से +3 में, यानी 3 का चेंज हो रहा है। लेकिन यहां 2 Cr इसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2 Cr, तो टोटल चेंज कितना हुआ, टोटल चेंज होगा और 3 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ये तो 1 Cr का चेंज लिखा था 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 Cr है, तो 2 Cr में चेंज देखो, 1 Cr में 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा तब जाके ये बनेगा, तो 2 Cr से और एक 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, तो टोटल चेंज कितना हुआ 6 इलेक्ट्रॉन का। 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमने सिंपल ऐसे बोल लिया 6 इलेक्ट्रॉन। बोलना कैसे चाहिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6 फैराडे। मतलब ऐसा कारनामा करवाने के लिए, इस भाई साहब को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा कारनामा करवाने के लिए हमें 6 फैराडे की बिजली चाहिए। तो आंसर क्या बना 6 फैराडे। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहां पर रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है, हमें तो इलेक्ट्रॉन पता चलेगा तभी तो बिजली की व्यवस्था करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो पता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये भी यहां बिना चार्ज का है, वो भी वहां देखिए बिना चार्ज का ही एक तरीके से। तो इधर देखो, इस साइड में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस साइड में 6+ चार्ज इसको न्यूट्रल होने से रोक रहे, तो 6+ चार्ज है, तो समझ जाना कि इसी साइड में आप इसको 6 इलेक्ट्रॉन खिला दो तो एकदम चार्ज वार्ज सब बैलेंस हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन खिला दिया, चार्ज बैलेंस हो गया, रिएक्शन पहले से बैलेंस थी, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलना सिखाया था 6 मोल इलेक्ट्रॉन, और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया 6 फैराडे की बिजली की व्यवस्था कर लो, ये भाई साहब रिड्यूस होके ये बना देंगे। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का खेल है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन का खेल है, इलेक्ट्रॉन का खेल जिंदा, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर इस भाई साहब को इसमें कन्वर्ट करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन के बिजली की व्यवस्था चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर बिजली की व्यवस्था चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन पे 6 फैराडे, यानी 6 फैराडे का चार्ज ले आओ, इलेक्ट्रिसिटी ले आओ, बिजली ले आओ, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या बना, Q बराबर 6 फैराडे। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बहुत आराम से सिखा दे रहा हूं, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट, अभी इसको एक लाइन में मैं बोल भी चुका हूं, क्या बोला था कि जब आप 1 फैराडे की बिजली पास करेंगे तो जितना मेटल आयन डिपॉजिट हुआ है, जितना मेटल आयन की क्वांटिटी आपको मिली है, मास मिला है, वो मास ही उस मेटल आयन का इक्विवेलेंट मास होता है। तो मतलब 1 फैराडे की बिजली खर्च करने पे जितना मास मिलेगा, वो मास उस मेटल आयन का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा, तुल्यांकी भार होगा। ये तो एक लाइन में मैं समझ चुका हूं, लेकिन उसी चीज को समझेंगे, और उस चीज को हम क्यों समझने जा रहे हैं, उसका रीजन ये है कि आप जो भी फॉर्मूला, हमें डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला एग्जाम में यूज करने, और ये फॉर्मूला आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि आपको मैंने एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन में क्या है कि m के ऊपर n+ चार्ज है और n इलेक्ट्रॉन, भाई n+ चार्ज है, जब 2+ चार्ज होता था तो 2 इलेक्ट्रॉन लेते थे, n+ चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और ये m सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक ठीक है। जब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होता था तो उसे हम कैसे बोलते थे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। जब 1 होता था तो क्या बोलते थे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। जब आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन पूछा जाता था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितनी बिजली होती है, कितना चार्ज होता है, तब आप कहते थे 1 फैराडे का चार्ज होता है। यहां पर क्या है, जब यहां 1 लिखा होता था तो आप बोलते थे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 लिखा होता था तो आप बोलते थे 2 मोल इलेक्ट्रॉन, यहां पर n लिखा है तो क्या बोलोगे, n मोल इलेक्ट्रॉन। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चाहिए होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे है, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे n फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए। अब देखिए इस रिएक्शन के मुताबिक अगर हम n फैराडे की बिजली खर्चा कर दें, n फैराडे की बिजली खर्चा कर दें, तो 1 मोल Mn प्लस रिड्यूस हो जाएगा, 1 मोल Mn प्लस डिपॉजिट हो जाएगा, जहां भी इसको डिपॉजिट होना है वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा अगर हम n फैराडे की बिजली खर्चा कर दें। अब देखिए यहां कह रहे नहीं नहीं तुम n फैराडे की मत खर्च करो, तुम 1 फैराडे कर लो। अब यहां पे जरा एक बात समझ लो, जब ये 2 फैराडे होता था तो इतना मिल रहा है, तो हमने आपसे कहा 1 फैराडे, तो आप खुद यहाँ पे 1/2 करते थे कि नहीं करते थे, भाई बिजली कम करोगे तो ये भी तो कम हो जाएगा उसी रेशियो में। तो यहां ध्यान से समझना एकदम। तो जब n फैराडे की बिजली लगा रहे थे तो 1 मोल Mn प्लस मिल रहा था, जब 1 फैराडे के लगाओगे तो उसी रेशियो में, यहां देखो n से 1 हो गया, तो यहां भी उसी रेशियो में डिवाइड मार दो, 1/n मोल Mn प्लस मिल जाएगा, मिल गया। तो यानी बिजली कम खर्चा करोगे तो चीजें भी आपको कम मिलेंगी। क्लियर। अब एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी मैं आपसे अब कभी भी 1/n मोल Mn प्लस अभी बोलूं तो समझ लेना दिल में कि 1 फैराडे चल रहा है, 1 फैराडे चल रहा है, 1 फैराडे की बिजली है। क्लियर। क्योंकि ये अब पिक्चर में नहीं आएगा, ये अंदर से खेल करता रहेगा। अब देखिए ध्यान से, यहां पे देखो एक फॉर्मूला आपने मोल कॉन्सेप्ट पे सीखा था, ग्राम इक्विवेलेंट, जिसे आप इक्विवेलेंट भी बोलते थे। इक्विवेलेंट क्या होता है, n फैक्टर इंटू मोल। n फैक्टर किसी चार्ज के लिए, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए, आयन के लिए n फैक्टर क्या होता है, उसकी खोपड़ी पर बैठा हुआ चार्ज।
अब आप खुद देख सकते हैं कि यहां पे आपके पास कौन सा आयन है भाई, यहां पे आपके पास आयन का नाम है Mn+, यानी कि इस पे n पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, तो इसका n फैक्टर क्या बन गया, n फैक्टर बन गया n। अगर 2+ होता तो n फैक्टर 2 हो जाता, 8+ होता 1 तो n फैक्टर 1 हो जाता, आज n+ है तो यानी n फैक्टर क्या हो गया, n। तो अब आपसे कोई पूछे कि इक्विवेलेंट निकाल के दिखाओ, तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मोल के टर्म्स में यही होता है, इक्विवेलेंट बराबर n फैक्टर इनटू मोल। n फैक्टर तुरंत रखा n क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, और मोल, मोल देखो हमने सावधानी से रखा है, हमने 1 मोल नहीं रखा है, हमने 1/n मोल लिखा है। और जैसे ही हम 1/n मोल यहां लिख रहे हैं मोल की जगह, मन में चला लेना अच्छा ये 1 फैराडे पे खेल चल रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया n इंटू 1/n, तो ये n कट गया तो 1 इक्विवेलेंट आ गया, तो यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला हमने मोल कॉन्सेप्ट से सीखा था कि इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट बोलो चाहे इक्विवेलेंट बोलो एक ही बात है। तो इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कितने इक्विवेलेंट पे खेलना चाहते हो, 1 इक्विवेलेंट पे, तो 1 बराबर इसको W और इसको E बोलोगे तो 1 बराबर W/E हुआ कि नहीं। यहां 1 कब आया था, मन में सोचो, जब हम 1 फैराडे की बिजली खर्चा कर रहे थे, याद आया, 1/n मोल लिया है, 1/n मोल, 1/n मोल पे कितनी बिजली चाहिए थे, 1 फैराडे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये देखो जैसे ही यहां 1 आया तो W बराबर क्या हो गया, E। अब अंदर की बात बोलो, ये कारनामा, ये इक्वेशन, ये चीजें सामने तब आई हैं जब हमने बिजली 1 फैराडे खर्च किया था। तो 1 फैराडे की बिजली खर्च करने पे जितना मास डिपॉजिट होता है वही उसका इक्विवेलेंट मास कहलाता है। देखो कितना सिंपल है। तो W बराबर E हमें सिखाता है 1 फैराडे, तो 1 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर सब्सटेंस का जो भी वेट डिपॉजिट होगा वही वेट उस आयन का, वही वेट उस सब्सटेंस, उस आयन का इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं यहां से, अब आपके पास फॉर्मूला एकदम क्लियर है भैया, W बराबर E। तो ध्यान रखना कि E हमारा यहां क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। अब आगे के फॉर्मूले आप देखिए कि कैसे फटाफट बनते चले आ रहे हैं। देखो इनको यूज कैसे करते हैं, जैसे आपके पास देखिए लिखा है केमिकल इक्विवेलेंट Z बराबर E/F। अभी अभी आपने सीखा है, क्या सीखा था आप ये बताइए। फर्स्ट लॉ आपने फैराडे का सीखा था, W इक्वल टू व्हाट, ZQ, ये सीखा हुआ था। अब एक बात ध्यान से बताना, अगर हम चार्ज की जगह 1 फैराडे रख दें, चार्ज की जगह 1 फैराडे रख दें, ठीक है, चार्ज की जगह 1 फैराडे रख दिया, जेट तो यहीं पे बैठा हुआ है, अगर चार्ज की जगह 1 फैराडे रख दे तो जो भी मास डिपॉजिट होगा वो उसका इक्विवेलेंट मास होगा या नहीं होगा। बन गया आपका फॉर्मूला। कल से अगर आपसे कोई भी पूछे कि ये केमिकल इक्विवेलेंट जेट का फॉर्मूला बताओ, तो जेट बराबर E/F आ गया कि नहीं, अपने आप आ गया कि नहीं, अपने आप आ गया कि नहीं, तो ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया। केमिकल इक्विवेलेंट जेट बराबर क्या होता है, E/F, ठीक है। अब सेकंड देखो, ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है। जैसे मान लीजिए कि 1 फैराडे बराबर आपको बता रखा है क्या होता है, 96500 कूलम, ठीक है। अब आपको इतना ढेर सारा कूलम दे दिया है, अब पूछ रहा है फैराडे में क्या होगा, अरे भाई 96500 कूलम से डिवाइड मार देना, तो जो भी आएगा क्या आ जाएगा, फैराडे में आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला, नंबर ऑफ फैराडेज, तो नंबर ऑफ फैराडेज क्या होगा, Q अपॉन 96500। यहां जितना कूलम में चार्ज हो भर देना, उसको 1 फैराडे की वैल्यू से डिवाइड मार देना, तो नंबर ऑफ फैराडेज आ जाएगा। तो इसको आपको डायरेक्ट यूज करना है, Q/96500, क्लियर। और Q को आप जानते ही हो क्या लिख सकते हो, IT। तो हो सकता है कि वहां करंट और टाइम दे, तो उसको इस तरह भी आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपका 2 फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट यूज करना है, ये मैंने आपको यहां से समझा दिया। अब थर्ड फॉर्मूला देखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ में हमने सीखा W बराबर क्या होता है, ZIT, और Z अभी अभी सीख लिया, अब रखने की जरूरत नहीं है। तो Z की जगह आप क्या रख सकते हैं, E/F IT, तो ये बन गया आपका E/F IT, क्लियर। और इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम IT को चार्ज बोल दे, E क्या है भाई, इक्विवेलेंट मास ही तो है, और IT को अगर हम चार्ज बोल दे Q, तो ये फॉर्मूला क्या ये नहीं बन जाएगा, W बराबर इक्विवेलेंट वेट इंटू Q/F, इक्विवेलेंट वेट इंटू Q/F। एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपके पास सारे फॉर्मूले तैयार हो गए। सपोज आपको वहां फैराडे नहीं दिया, चार्ज के बारे में बात कर रहा है, चार्ज के फॉर्म में दिया है, तो भैया मतलब कूलम के फॉर्म में दिया है, तो आप फैराडे की जगह अपना ये भी रख लेना। नीचे F लिखे होने का मतलब, जैसे नीचे F लिखा है तो इसका मतलब ही है भाई 1F होगा, और 1F की वैल्यू क्या होती है, इतने कूलम होती है, तो ये आपने लिख लिया। तो इस तरीके से एक फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, ये आपको समझना है। ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट हो ही गया, जब ये समझ लोगे तो ये भी हो जाएगा, क्लियर। अब देखो इसमें वो फॉर्मूला देखते हैं, वो मैजिकल फॉर्मूला देखते हैं जिसमें आपके एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वो मैजिकल फॉर्मूला है ये फोर्थ वाला, बड़े अच्छे से तैयार करना है ये फोर्थ वाला, ठीक है। फोर्थ वाले में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि चार्ज पास्ड इन कूलम Q बराबर मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फैराडे।
इतना चार्ज पास होगा, और ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, कूलम में। तो बस ये मैजिकल फॉर्मूला आपको रट लेना है कि चार्ज Q बराबर मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फेराडे। बस ये फॉर्मूला आपको तैयार करना है, ये मैजिकल फॉर्मूला अभी दिखाऊंगा कैसे न्यूमेरिकल फटाफट हो जाता है। ये वाला जो फिफ्थ फॉर्मूला है, इस पर आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन किस तरह पूछा है देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें सोल्यूशन भरा हुआ है, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, सॉरी ये इलेक्ट्रोड इसमें आपने डिप कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही माना था ना ए। अच्छा ये बताइए ये क्या हो गई, एक तरीके से कह दो भाई चलो ये लंबाई है, ठीक है लंबाई है। और ये क्या है भाई, ये चौड़ाई हो गया। लंबाई को हम ए से बोल देते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है। ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। और जब इस पे याद करिए Cu+2 जा जाके चिपक रहा था, तो फिर ये थोड़ा ये प्लेट मोटी भी तो होती जा रही थी, तो इसमें प्लेट मोटी होती जा रही थी, मास बढ़ता जा रहा था, तो इसमें एक थिकनेस ले लिया हमने सी नाम का हमने क्या ले लिया, थिकनेस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आप जल्दी 1 मिनट में कर सकते हैं, उसी का तरीका आपको हम बता रहे हैं। आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, इतना मालूम है। यहाँ डेंसिटी को हमने रो से लिखा है, तो रो बराबर क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम, हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए तो ये मास W बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू रो। इतना तो आपको बचपन से ही पता है। और किसी भी वॉल्यूम जब आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हो, ठीक है, लेंथ दिया हो, उसकी विड्थ दी हो, उसका हाइट दिया हो कि कितनी थिकनेस बढ़ी है, कितनी मोटाई बढ़ी है उस इलेक्ट्रोड की इस मेटल के डिपॉजिट हो जाने के बाद, तो जब आपको ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो क्या वॉल्यूम की जगह आप A क्रॉस B क्रॉस C नहीं लिख सकते, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो गया। तो आपका फॉर्मूला ही तैयार हो गया। एक फॉर्मूला आपने सीखा ही हुआ है, क्या, W बराबर EIT अपॉन 96500, ये आपने सीखा हुआ है ना। बस इस W की जगह आप वो रख देना। जैसे इस W की जगह आप ये रखोगे, अब आप कहोगे क्वेश्चन से कि सर कुछ भी पूछ डालो हम तुरंत बता देंगे। मैं आपसे कहूंगा कि मुझे एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है। तो आपसे A क्रॉस B पूछ रहा है, इसका मतलब जब आप W बराबर ये रखोगे, यहां से ध्यान से देखो, जब आप ये W की जगह ये रख लोगे, ये वाला A क्रॉस B क्रॉस C, और बगल में कौन बैठेगा, डेंसिटी का रो। अब आपसे कह रहा है ये दिया जाएगा, ये I दिया जाएगा, T दिया जाएगा, आपसे कहेगा हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया बताइए इलेक्ट्रोड का, तो यानी आपको A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। क्लियर। अब क्या होगा कि उस क्वेश्चन में आपको एरिया भी दिया जाएगा, डेंसिटी भी दी जाएगी, सब कुछ दिया जाएगा। आपसे कहेगा जो मास डिपॉजिट हुआ है उसकी वजह से प्लेट कितनी मोटी हो गई है, थिकनेस बताइए प्लेट की, तो यानी कि आपको बताना होगा वहां पे C, तो ये बता देना, ये सब दिया होगा। क्लियर। या ये हो सकता है कि मास डिपॉजिट होने के बाद आपसे वॉल्यूम पूछ ले कि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया उस इलेक्ट्रोड का, तो भाई आपसे पूछा जा रहा है ये पूरा, तो ये बता देना, दिस बराबर दिस, या डेंसिटी से डिवाइड मार देना, तो ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। बस आपको इस मास की जगह पर, इस मास की जगह पे ये रखना है, आपका ये पूरा कुछ भी पूछ ले आप तुरंत आंसर दे दोगे। तो ये भी एक तरीके से आपके लिए मैजिकल फॉर्मूला बन गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। W बराबर EIT अपॉन 96500, इसको रट के बैठे रहो, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से इसका यूज होगा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग फैराडे सेकंड लॉ सीख लेते हैं, और फिर आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस और क्या एक्सपेक्टेड है वो फटाफट करते हैं। अब बात कर लेते हैं फैराडे सेकंड लॉ। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो फैराडेस फर्स्ट लॉ पढ़ा था। फर्स्ट लॉ का मतलब देखो यहाँ पे 1 आ रहा था, इसका मतलब फैराडेस फर्स्ट लॉ में सारी बातें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर हो रही थी। लेकिन यहां देखो फैराडेस सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हो, तो फैराडेस सेकंड लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल है, जब हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़े बैठे होते हैं, तब ये फैराडेस सेकंड लॉ काम करता है। तो फैराडेस सेकंड लॉ के लिए आप दिमाग में रख लीजिए कि दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने रखा है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए हैं। इसमें हमने AgNO3 का एक्वस सोल्यूशन ले रखा है और इसमें हमने कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन ले रखा है। ठीक है। और यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो उनमें भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल बैटरी लगाना पड़ता है, वो बैटरी लगा दिया, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे जुड़ा है तो इसका प्लस साइन हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल इससे जुड़ा है, नेगेटिव साइन हो गया। और यहां पर हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो पहले लिखते हैं वो एनोड होता है और जो बाद में लिखते हैं वो कैथोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। ठीक है। अब दूसरी बात समझिए कि जब भी हम दो सर्किट को, ये सर्किट ही तो है हमारे लिए, जब भी हम दो सर्किट को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें जो अगर करंट देते हैं वो करंट दोनों ही सर्किट में इक्वली जाता है। ये भाई आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा कि जब भी दो सर्किट है,
ठीक है, उसको सीरीज में जोड़ते हैं तो जो करंट पास होता है, जितना करंट आप देंगे इसको उतना ही करंट इसमें भी पास होगा, उतना ही करंट इसमें भी पास होगा। लेकिन भाई अगर जब करंट सेम पास हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि जो चार्ज होगा वो भी सेम पास होगा, क्योंकि चार्ज कुछ और नहीं I इंटू टी ही तो होता है। तो एक निश्चित समय के लिए जो चार्ज आप इसमें पास करेंगे वो चार्ज जितना इसमें पास होगा उतना ही इसमें पास होगा। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब फैराडे ने बोला क्या? फैराडे ने यह बोला कि जब हम सेम चार्ज थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हम पास करते हैं तो कितना वहां पे मास डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है। जैसे यहां पे देखिए चार्ज पास करेंगे तो मान लीजिए सिल्वर यहां डिपॉजिट होने लगा, यहां पर देखिए कॉपर है तो ये कॉपर उसके ऊपर जाके डिपॉजिट होने लगा। तो फैराडे ने यही कहा कि जब हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम चार्ज पास करेंगे तो इक्वल इक्विवेलेंट में वो आयन डिपॉजिट होंगे, इक्वल इक्विवेलेंट में वो आयन डिपॉजिट होंगे अपने अपने इलेक्ट्रोड पे। फिर से बात समझिए, फैराडे सेकंड लॉ ने कहा कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हम सेम चार्ज पास करेंगे तो जो भी आयन वहां जाके डिपॉजिट हो रहा होगा उन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेम इक्विवेलेंट के आयन डिपॉजिट होंगे। कहने का मतलब जो यहां पे इक्विवेलेंट आएगा, मान लीजिए यहां का इक्विवेलेंट क्या आएगा, इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही तो होता है। वेट किसका? सिल्वर का। इक्विवेलेंट वेट किसका? सिल्वर का। क्लियर? और यहां का इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां का इक्विवेलेंट आपका क्या होगा, यहां का इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका वेट किसका? कॉपर का, अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका? कॉपर का। तो भाई फैराडे सेकंड लॉ ने हमें यही सिखाया है कि थ्रू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट जब हम सेम चार्ज पास करते हैं तो कितना उसका जो भी चीज जाके डिपॉजिट हो रहा है उन दोनों में इक्वल इक्विवेलेंट के आयन ही डिपॉजिट होंगे, इक्वल इक्विवेलेंट के आयन ही डिपॉजिट होंगे। मतलब ये इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट दोनों बराबर होंगे। तो जब इन दोनों इक्वेशन को आप बराबर करेंगे तो आपका फाइनल इक्वेशन दिख जाएगा WAG अपॉन EAG, क्लियर, बराबर WCU अपॉन ECU। यही कहता है फैराडे का सेकंड लॉ, इक्वल इक्विवेलेंट में वो डिपॉजिट होंगे। अगर वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा तो जितना यहां ऑक्सीडाइज होगा, जितना यहां इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा यहां पर भी उतना ही इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो ये फैराडे सेकंड लॉ है। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि पासेस ऑफ द सेम चार्ज थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब आप सेम चार्ज पास करेंगे तो इक्वल इक्विवेलेंट ऑफ आयन टू बी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस मतलब डिपॉजिट, ऑक्सीडाइज मतलब डिसॉल्व, मतलब सेम इक्विवेलेंट में रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे। तो वहां से आ गया कि मान लीजिए हमने 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, इसके अंदर ए का खेल है, इसके अंदर बी का खेल है, इसके अंदर सी का खेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा भरा है, ये भरा है, तो भैया इन सब के इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होंगे, इन सब के इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होंगे। और इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, इक्विवेलेंट बराबर W/E होता है। तो इसका W/E, इसका W/E और इसका W/E आपस में बराबर होगा। W/E आपस में बराबर होगा। ये A की बात कर रहा था, A सजा देना, ये B की बात कर रहा था, B सजा देना, ये C की बात कर रहा था, C सजा देना, ठीक है। और देखो ये सेकंड लॉ, ये देखिए, ये तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है और ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है। इस पे न्यूमेरिकल कभी कभी कहां होता है, मोल कॉन्सेप्ट में पूछ लिया जाता है। तो इसको कैसे कर रहे हैं देखिए, ये बताइए इक्विवेलेंस हो या इक्विवेलेंट हो, इक्विवेलेंट हो एक ही बात होती है, ठीक है। अच्छा बताइए इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट गिवन मास यानी कि मास बटा इक्विवेलेंट मास, यही तो होता है। तो W/E बराबर Q/F। अरे ये फॉर्मूला सीख के तो आए थे ना यार, W बराबर क्या सीखा था बताओ, EQ/F, यही तो सीख के आए थे अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। तो E इधर आ जाएगा तो क्या बन गया, W/E बराबर क्या हो गया, Q/F। और W/E क्या होता है, W/E क्या होता है, इक्विवेलेंट ही तो होता है। तो इक्विवेलेंट बराबर Q/F, यही है सेकंड लॉ। तो सेम इक्विवेलेंस बोलो, सेम इक्विवेलेंट सभी में आयंस अपने डिपॉजिट या ऑक्सीडाइज हो रहे होंगे, क्लियर। तो ये है दोनों सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ की सारी बातें हो गई हैं। अब हम लोग फटाफट इसके एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ये सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन फोड़ने के लिए और ये 40 क्वेश्चन की सीरीज में ये है क्वेश्चन नंबर 35 और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। सबसे पहले जितने कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटेजी हमें सीखनी थी हम सीख चुके हैं। अब देखते हैं कि उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, उन्हीं फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करके हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जरूरत है इस क्वेश्चन को पढ़ने की। पढ़ते हैं, व्हेन 0.1 मोल मैग्नेट आयन इज ऑक्सीडाइज्ड, the quantity of electricity required to completely oxidize magnet ion into permanganate ion। मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि 0.1 मोल मैग्नेट आयन को पर मैग्नेट आयन में कन्वर्ट करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी बिजली चाहिए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इसका मतलब आपसे क्यू पूछ रहा है, और क्यू पूछ रहा है और साथ में देख लो ये क्या है, ये मोल दिया हुआ है। मोल क्या दिया हुआ है? ये मोल दिया हुआ है, ये मोल दिया हुआ है। यानी कि आपको यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी पूछे और मोल दिया हो तो क्या सिखाया था अभी आपको? चार्ज बराबर मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फेराडे, और ये जो भी चार्ज आएगा किस में आएगा? कूलम में आएगा। किस में आएगा? कूलम में आएगा। तो फटाफट देखिए कैसे काम करना है। यहां देखिए ये फॉर्मूला आपके साथ चल रहा है, लिख दे रहा हूं एक बार। क्यू बराबर क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर और इंटू फेराडे, और ये आंसर आ जाएगा कूलम में। ठीक है भाई, अब देखो यही क्यू निकालना था, क्यू हो गया मोल। मोल दिया है क्या? हाँ दिया है, रख दिया 0.1। अब एन फैक्टर की बात आ रही है। एन फैक्टर के लिए आपको जाना पड़ेगा रिएक्शन में। ये देखिए मैग्नेट आयन, ये इसको हमें ऑक्सीडाइज करना है किसमें? पर मैग्नेटाइन MnO4 माइनस में। तो ऐसे सब केसेस में क्या करना है कि जब भी आपको इस तरह ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हुए दिखाई दे तो यहां पे एन फैक्टर निकलता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ Mn क्या है? +6 में है जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, और यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +7 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का आ रहा है भाई? 1 का आ रहा है। 1 का आ रहा है तो एन फैक्टर आपके लिए बन जाएगा 1। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो या किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होती हुई, रिड्यूस होती हुई कोई रिएक्शन मिले तो उसमें रिएक्शन लिख लिया करो। और एन फैक्टर के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो फाइनल याद रखना एन फैक्टर कैसे निकालोगे ऐसे केसेस में? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बस। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। 6 से जा रहा है 7 में, तो 1 का चेंज हो रहा है। तो एन फैक्टर आपको पता लग गया 1। और फेराडे यहाँ पे F लिखा है तो F की जगह क्या लिख दोगे? 96500। ये जो भी आंसर आएगा किसमें आएगा? कूलम में आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो Q बराबर आ जाएगा 9650 कूलम। ये हो गया आपका आंसर, और ये था आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो आंसर क्या बना? C। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़ना है कि Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है उनको आयंस में तोड़ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कॉपर सल्फेट मिले तो भैया मेटल को उसके आयन के फॉर्म में ले आना। इसी तरह आज मेटल कौन मिला? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को इसके चार्ज के फॉर्म में ले आना। तो एल्युमिनियम पक्का इसके अंदर किस में बैठा है? +3 में बैठा है, यानी कि खेल Al+3 का होगा यहाँ। ठीक है, चलो Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high currents। ठीक है भाई, Al2O3 का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। If 4 × 10⁴ एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड, मतलब ये आपको I दे दिया करंट, इज पास थ्रू मोल्टेन Al2O3 फॉर 6 आवर्स, ये आपको टाइम दे दिया। व्हाट मास ऑफ एल्युमिनियम? जरा ध्यान से देखिए, मास, मास मतलब भाई मोल। अगर हमें मोल पता लग गया तो फिर मास तो निकाल ही लेंगे। मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोल अगर पता लग जाए तो गिवन मास बाय मोलर मास कर देंगे, हमें मास पता लग जाएगा। ठीक है, मोलर मास तो हमें पता ही है एल्युमिनियम का 27 होता है। अब एक चीज देख लो यहाँ पे, वो क्या दिखा रहा हूं, ये देखो I × T, ये दोनों मिलके हमें Q देंगे कि नहीं, और हमें मोल की खोज में जाना है। अरे भैया वही मैजिकल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। Q बराबर क्या हो जाएगा बताओ? Q बराबर क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फेराडे, और ये आंसर किस में आएगा? ये चार्ज कूलम में। ठीक है, चलो शुरू कर देते हैं। फटाफट देखिए, क्या आपको करंट सही दिया है? हाँ करंट सही दिया है, 4 × 10⁴ एम्पियर, एम्पियर में होना चाहिए। अच्छा एक बात और समझ लेना, यहां देखो 100% करंट एफिशिएंसी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपके गांव, शहर या आपके घर को 4 एम्पियर पे करंट दिया। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि लेकिन हमारे घर के अंदर तो 50% करंट एफिशिएंसी है, मतलब गवर्नमेंट हमें 4 भेज रहा है बट हम उसका 50% ही मेरे घर में उसकी सप्लाई आ रही है। तो तुरंत अगर 50% बोलता तो हम इसका 50% लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि जब कभी भी आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे उसमें आई की वैल्यू रखनी होगी तो आप 50% वाली रखेंगे, क्योंकि आप इसी पे तो खेल रहे हो। गवर्नमेंट ने तो 4 एम्पियर सप्लाई किया, उसको क्या लेने देना है? आपके घर के अंदर कितना आ रहा है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कितना आ रहा है बिजली, वो मायने रखता है। क्लियर? और सौभाग्य से यहाँ पे बोल रहा है 100% करंट एफिशिएंसी है, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम जितनी बिजली भेज रहे हैं उतनी बिजली पहुंच रही है, तो करंट की पूरी वैल्यू यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है भाई, टाइम क्या दिया हुआ है? 6 आवर दिया हुआ है, 6 आवर टाइम आपको दे दिया है, 6 घंटे, तो 6 आवर है भाई। इसमें 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में हो जाएगा, और 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में हो जाएगा, तो सेकंड में मिल गया, क्योंकि हमें टाइम सेकंड में रखना होता है भाई। आई और टी पता चल गया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दो, आंसर पा जाओ। क्यू बराबर क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर और इंटू फेराडे, और क्या हो गया यहाँ पे? ये किस में आएगा आंसर? ये चार्ज का कूलम में। ठीक है भाई, सही है। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I × T।
चलो भाई आई इंटू टी रख देते हैं, 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, और टाइम ये रखना पड़ेगा 6 इंटू 60 इंटू 60। अब चलते हैं मोल, मोल ही तो हमें निकालना है। एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या हाथ में आया है, Al+3, और किसी भी आयन का एन फैक्टर क्या होता है, उसकी खोपड़ी पे चार्ज, तो कितना है +3, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। एन फैक्टर का मतलब होता है, एन फैक्टर एक नंबर होता है, तो यहां +3 हो चाहे -3 हो, एन फैक्टर क्या होगा 3, आप प्लस माइनस नहीं लिखते, तो एन फैक्टर आपके पास हो गया 3, और फेराडे का मतलब हो गया 96500, तो ये कूलम में हुआ। तो यहां से जब मोल निकालोगे मोल, तो ये मोल आपका आने वाला है 1/3 इंटू 10 की पावर 4, ये मोल आ गया। लेकिन आपसे तो भैया मास पूछा है, मास, तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, जिसे आप मोलर मास कहते हैं, मोलर मास। तो ये हो गया मोल, मोल मोल बराबर क्या हो गया 1/3 इंटू 10 की पावर 4। मास पूछा जा रहा है, मोलर मास आपको दिया है देखो 27, तो क्या हो गया, यहां पे मास पूछा है, मास रहने दो, मोलर मास आपका कितना हो गया 27, ठीक है, एटम के केस में मोलर मास को ही एटॉमिक मास बोलते हैं, 27 बराबर 1/3 इंटू 10 की पावर 4 आ गया। तो यहां से आपको मास पता लग गया, मास कितना आया भाई, मास आ गया आपका 27, उधर गया तो 27/3 इंटू 10 की पावर 4, ये लगभग 9 इंटू 10 की पावर 4 आ गया, इतने ग्राम, ठीक है। अब आप खोज लीजिए आंसर, 9 इंटू 10 की पावर 4 है ये, यहां दिया है 9 इंटू 10 की पावर 3, इसके झांसे में मत आ जाना, 10 की पावर 4 में ये दिया है, लगभग 9 के पास है, तो सही आंसर ये है। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ना ये क्वेश्चन देखिए, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है और बहुत एक्सपेक्टेड है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड है कि आपके भी एग्जाम में एनटीए वाले इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले। अब देखिए, ये 40 क्वेश्चन के सीरीज में क्वेश्चन नंबर 37 है, और इसमें क्या कह रहे हैं, 100 ml डाइल्यूट सोल्यूशन, 100 ml यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ Ag+ इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 15 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है, with a current 1.25 मिली एम्पियर, मतलब ये देखिए आई दिया हुआ है, एंड द सिल्वर इज रिमूव्ड कंप्लीटली, पूरा सिल्वर रिमूव्ड हो गया, मतलब जितना उसको डिपॉजिट होना था सब डिपॉजिट हो गया। द इनिशियल, ये ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+, सोचिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन देखो किसमें पूछ रहा है, मोलारिटी में, यानी आपसे मोलारिटी पूछ रहा है, और वॉल्यूम दिया है, हमें पता है मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ रखा है कि मोल बराबर क्या होता है भाई, मोल बराबर होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि एक बात समझिए, ये आई दिया है, वो टी दिया है, ये दोनों मिलके हमें क्यू देने वाले हैं, और ये भाई साहब जो हमें ये दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से हम मोल की तरफ बहते जा रहे हैं। तो मोल और चार्ज में एक ही मैजिकल फॉर्मूला है, वही मैजिकल फॉर्मूला लगाओ और तुरंत आंसर पाओ। ये देखो, समझ गए हो ना, यहां मोल, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लीटर, इन दोनों के खुराफात से पता चल रहा है कि हमें मोल की तरफ ले जा रहा है, और आई इंटू टी से पता लग रहा है हमें चार्ज की तरफ जा रहा है, और चार्ज और मोल में यही मैजिकल फॉर्मूला लगाना है और आंसर पलट जाएगा। ये देखो क्या लगाया फॉर्मूला, Q बराबर क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर और इंटू फेराडे, और ये आंसर किस में आने वाला है, कूलम में, ठीक है भाई। तो चार्ज की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या हमें टाइम सही दिया है, नहीं सही दिया है भाई, मिनट में दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहीं पे कर लेते हैं, टाइम 15 मिनट, 15 मिनट का मतलब हो गया 15 इंटू 60 सेकेंड, टाइम को हमने सेकंड में बना लिया, अच्छी बात है। और देखो करंट भी सही नहीं दिया है, करंट भी रखने के लिए हमें एम्पियर में चाहिए, लेकिन हमें यहाँ मिली एम्पियर दिया है, तो ये देखिए करंट बराबर क्या हो गया 1.25 मिली एम्पियर, और मिली का मतलब ही होता है 10 की पावर -3, तो ये 1.25 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो गया। क्लियर हुआ भाई, ये हो गया हमारे पास। अब आगे देखिए, आई और टी पता लग गया, और आई और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू बन जाएगा, तो क्यू का खेल शुरू करते हैं। क्या हुआ, 1.25 इंटू 10 की पावर -3, ये आपके पास आई है, और टाइम है 15 इंटू 60, क्लियर, सेकंड में, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, हमें पता चल गया आई और टी होता है आई टी, ये सही से लिख लो भाई, कंफ्यूज नहीं होना, क्या होता है क्यू बराबर होता है आई टी, आई इंटू टी, तो ये आपका हो गया आई और ये हो गया टी, तो क्यू का खेल हो गया। इधर चलते हैं, मोल बराबर क्या होता है भाई, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाला है, और वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, क्यू बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर चाहिए, लेकिन वॉल्यूम हमें दिया एमएल में, तो लीटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम दिया 100 ml, उसमें 1000 से डिवाइड मार दो तो ये लीटर में बन जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम हो गया।
उसके बाद आ रहा है एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? खोपड़ी पर चार्ज, आयन दिया है तो खोपड़ी पे चार्ज, एक का चार्ज है तो 1 लिख दिया और इनटू फेराडे की जगह क्या कर दिया 96500। ये हो गया। बस यहां से आप पोलैरिटी निकाल लेना, जो भी सॉल्व करने पे आएगा वो Ag प्लस आयन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमें पता लग गया कि इतना कॉन्सेंट्रेशन लेके हमने ऐसा खेल खेला था। क्लियर? तो जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये डी 1.17 के आसपास आएगा इंटू 10⁻⁻⁴। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके में इसलिए रखा गया है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यहां आप समझ जाओगे 50% करंट एफिशिएंसी का मतलब। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, यानी क्यू पूछ रहा है, टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, यानी मास दिया हुआ है 12.3 ग्राम, किसका? नाइट्रोबेंजीन का। और नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास होता है आपका 123, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? मोल ही तो होता है, यानी कि हमें मोल की खुशबू आ गई यहां से। अब सोचिए आप, जब मोल की खुशबू आ गई और इधर चार्ज की खुशबू आ रही है, तो भैया हमारे पास एक ही मैजिकल फॉर्मूला है, Q बराबर क्या? मोल इंटू एन फैक्टर इंटू फेराडे। हो गया भैया। अगर फेराडे की वैल्यू हमने 96500 कूलम रख दी तो ये चार्ज किस में आ जाएगा? कूलम में। तो यहां पे अभी हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहां फेराडे पूछ रहे हैं, तो इसको फेराडे का फेराडे रहने दो। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन कहां क्या खेल रहा है। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में हमें रिड्यूस करना है। हमेशा याद रखिए NO2 एसिडिक मीडियम में किस में रिड्यूस होता है? NH2 में। ठीक है भाई, ये भी बात सही है। अब देखो खेल किस तरह खेलना है। यहां पे आपने रखा नाइट्रोबेंजीन, ये आपका आ गया देखिए नाइट्रोबेंजीन, ठीक। और इसको हमें रिड्यूस करना है किसमें? एनिलीन में। तो एनिलीन का फॉर्मूला होता है ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, रिएक्शन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए एन फैक्टर, ठीक है। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। देखो भाई, इसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा तो कॉमन है, हटा दो, ये पार्ट हटा दो। अब सोचो खाली NO2 लिखा है, खाली NO2 लिखा है, तो यहाँ पे एक O का -2 तो 2 O का -4 हो गया, तो यह नाइट्रोजन पे क्या गिरेगा? +4। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गया। यहां पर भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इसको सिर्फ आप एक ऐसे फील करिए, NH2 है तो एक H का +1 तो 2 H पे क्या गिरेगा? +2। तो यहाँ N पे क्या आ जाएगा भैया? -2। तो यहाँ N का भी पता लग गया हमें -2। बस किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है वो देख लो, और वो देख लो वही बन जाता है एन फैक्टर। तो कितने का चेंज हो रहा है? 4 से -2 जाने में 6 का चेंज होगा, तो एन फैक्टर आपका 6 बन गया। हो गया खेल खत्म। ये देखो Q बराबर मोल आपका वहां निकाल के रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर हो गया 6। फेराडे का फेराडे में रहने दो क्योंकि फेराडे में ही पूछा जा रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे ये 0.1 हो गया। कितना आया ये आंसर? 0.6 F। अब बहुत लोग जल्दी से दौड़ते हुए जाएंगे और इस पे टिक मार देंगे। अरे देख ले भाई, ऐसा तमाशा करने के लिए, ऐसा काम करने के लिए आपको 0.6 फेराडे चाहिए ही चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऐसा तमाशा करने के लिए हमको इतनी बिजली चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये साफ साफ कह रहा है कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब जो भी हम बिजली भेजेंगे वो 50% ही उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पहुंचेगी। अब बताइए, आपको तो 0.6 फेराडे हर हाल में चाहिए ना, तो इसका मतलब हो गया कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम 1.2 फेराडे की बिजली भेजें। जब हम 1.2 फेराडे की बिजली भेजेंगे तभी वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर 50% एफिशिएंसी के साथ उसके आधी बिजली पहुंचेगी। 50% एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि हम भेजेंगे 1 रुपए, आपके पास पहुंचेगा 50 पैसा। तो भैया आपको जब 50 पैसा चाहिए तो आपको 1 रुपए की बिजली भेजनी पड़ेगी ना, सीधी बात। तो आंसर क्या बना? 1.2 फेराडे। ये डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ चुके हैं हम आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो कमर्शियल सेल में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वहां सिखाया जाएगा। मतलब आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन के सीरीज में। ये है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, 4.5 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम Al+3 सॉल्यूशन बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिया हुआ है और इसमें कोई Al+3 का सोल्यूशन है, लाइक Al2SO4 थ्राइस का हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है, ठीक है। तो वहां से आपको ये मेटल किस फॉर्म में मिला? Al+3 के फॉर्म में। और हमने यहाँ क्या किया है कि एक एल्युमिनियम की रॉड डिप कर रखी है, और जब हमने इसमें करंट पास किया होगा तो ये Al+3 वहां जाके एल्युमिनियम बन गया होगा, मतलब Al के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया होगा, ठीक है भाई। ये बातें समझ में आई। कहता है द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, अरे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट एसटीपी, यानी कि यहाँ पे H2 गैस
हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन का वॉल्यूम मतलब हाइड्रोजन गैस के बारे में पूछ रहा है, H2 गैस के बारे में पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एज एसटीपी फ्रॉम H+ आयन इन सॉल्यूशन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी। एक बात बताइए, सेम क्वांटिटी का जिक्र सिर्फ एक ही जगह हुआ था, वो था फेराडे सेकंड लॉ। क्या था वो भाई? फेराडे सेकंड लॉ। तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये सेकंड लॉ, फेराडे के सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, फेराडे सेकंड लॉ। यानी कि इसमें भैया एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो हमारे पास एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, हाइड्रोजन वाला बना लेते हैं, जिसके अंदर मान लिया कि HCl सॉल्यूशन है, उससे हमें H+ मिला होगा, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा है, जिसके अंदर हमने प्लेटिनम की एक रॉड डाल रखी है इलेक्ट्रोड के नाम पर, ये प्लेटिनम की रॉड है, और ये H+ वहां जाके रिड्यूस हो रहा है और क्या बना रहा है? H2 गैस। क्लियर हो गया? यानी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी है। और फेराडे ने हमसे कहा था कि जितना यहां पर इक्विवेलेंट इसका डिपॉजिट होगा, उतना ही इक्विवेलेंट इसका डिपॉजिट होगा। ये था फेराडे सेकंड लॉ। और इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये होता है। तो अगर हम सजाना चाहें इसके एक्सप्रेशन को फेराडे सेकंड लॉ के हिसाब से, तो क्या होगा? इधर एल्युमिनियम की बातें हो रही हैं, तो वेट ऑफ एल्युमिनियम, मतलब यहां पे हम लोग यही तो कहेंगे, इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट इस सेल का और इक्विवेलेंट उस सेल का। इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये भी क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इधर किसकी बातें हो रही हैं भाई? एल्युमिनियम की हो रही है, तो एल्युमिनियम सजा दिया, एल्युमिनियम से। उधर किसकी बात हो रही है? H2 की बात हो रही है, H2 की बात हो रही है। क्लियर? तो वेट ऑफ एल्युमिनियम हमें दिया 4.5 ग्राम, तो यहां लिखते हैं 4.5 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास, आपके हाथ क्या आया था? Al+3, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास, एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27, और n फैक्टर कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 9 ग्राम आ गया इसका आंसर। इक्विवेलेंट मास हो गया, पता चल गया 9। क्लियर? अब इधर गए, इधर वेट ऑफ H2 हम निकाल लेते हैं। पहले मास, आपसे वॉल्यूम पूछा है, पहले हम लोग वेट निकाल लेंगे, वेट के बाद मोल निकाल लेंगे, मोल से हमें वॉल्यूम पता लग जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑफ H2 हो गया अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 सबको पता है 1 होता है, तो यहां 1 लिख दिया। ठीक, अब इसका आंसर क्या आया? वेट ऑफ H2 निकल करके आया, ये ऐसे उड़ाओ, ये आ गया 1/2 आ गया, तो वेट ऑफ H2 आ गया आपका 0.5। 1/2 का मतलब 0.5 ग्राम, ये पता लग गया। अच्छा, जब हमें मास पता लग गया, तो मोल क्या होता है? मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो भाई H2 का मोलर मास कितना होता है? 2, तो ये कटा, ये 0 आया, ये पता लग गया 1/4 मोल। हमें पता है कि एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। तो ये तो एक मोल का होता है ना वॉल्यूम, यहां कितना मिला? 1/4 मोल। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एक मोल का 22.4 लीटर होता है, तो 1/4 का क्या हो जाएगा? 1/4 का 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आंसर आ जाएगा कितना आ गया? 5.6 लीटर। तो क्या आंसर आया? 5.6 लीटर। ये रहा आज का फाइनल क्वेश्चन का फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फिर से।